हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम यशवी मेहता, योर एसएसटी एजुकेटर. सो in this video and today we will start chapter number first. The name of the chapter is resources, natural and human. So in this video we will discuss chapter number 1 of ज्योग्राफी. आई होप आप सभी को इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सारी चीजें अच्छे से और क्लियरली तरीके से समझ आ जाएगी. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. ओके, लेट अस स्टार्ट. रिसोर्सेस. रिसोर्सेस एक ऐसी चीज है जिसकी कोई वैल्यू हो. ठीक है, अगर हम उसको एक तरीके से एक ऐसी चीज, अ कंट्री कलेक्टिव मींस ऑफ सपोर्ट्स कॉल्ड अ रिसोर्स. एक ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू हो. फॉर एग्जाम्पल, हमारे डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो नेचुरली हमें मिले. ठीक है, जैसे एयर, वाटर. ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्सेज में आ गए. ह्यूमन मेड रिसोर्स जो ह्यूमंस ने बनाते हैं. तो ये दोनों नाम से हमें अच्छे से क्लियर हो गया कि नेचुरल रिसोर्सेज में ऐसी चीजें आएंगी जो नेचुरली हमें मिली है. ह्यूमन रिसोर्सेज पे ऐसी रिसोर्सेज आएगी जो ह्यूमन बीइंग्स द्वारा बनाई गई है. तो ये है बेसिक ऑफ रिसोर्सेज. ओके, लेट अस स्टार्ट. हाउ ह्यूमंस ऐड वैल्यू टू रिसोर्सेज. ह्यूमन बीइंग्स कैसे एक वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारे लिए. Resources can be defined as collective means to satisfy human requirement. I already told कि easy word में हम एक ऐसी चीज देखें जिसकी कोई वैल्यू है. फॉर एग्जाम्पल, पानी है, उसकी वैल्यू है ना अपने में. एयर, उसकी कोई वैल्यू है ना अपने में. भले वो नेचुरल है बट उसकी कोई वैल्यू है. ठीक है, आप उसके बगैर नहीं रह सकते. ठीक है, सो रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव. ओके, नाइदर डायरेक्टली और applying the human skills and technology resources may be extracted from the environment. हम अपनी जो जितनी resources है, चाहे minerals है, चाहे कोई भी चीज है, हम उसको extract करते हैं या तो वो naturally हमारी earth में available होती है. So this is the thing. The disclosure the human being play a significant role in adding value to the things of natural and making it fit for their own use. देखिए, हम अपने accordingly resources को change करते हैं ताकि हमारी requirement fulfill हो पाए. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स ड्यू टू देयर स्किल्स एड वैल्यू टू रिसोर्सेज व्हिच आर रिक्वायर्ड. ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उस रिसोर्सेज में वैल्यू को पुट करते हैं ताकि अपने अकॉर्डिंग वो रिसोर्सेज का यूज कर पाए. जैसे वाटर नेचुरल रिसोर्सेज था, अपने अकॉर्डिंगली लोगों ने डैम्स बनाए ताकि उन लोगों की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प हो पाए. लोगों ने अलग अलग एरियाज में वाटर के डिफरेंट यूजेस किए. ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंगली उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया. बट ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज आर नॉट गुड फॉर अवर अर्थ. मोस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल ओनली व्हेन इट एड वैल्यू टू इट. ऑफ कोर्स, अगर एक पेन है, अगर वो लिखता नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. जब तक पेन में इंक नहीं होगी उसकी कोई वैल्यू नहीं है. वैसे रिसोर्सेज जब तक वो हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर लेती तब तक उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं. फोर kinds of value addition extracted to the resources: legal, economic, aesthetic and ethic. So ये four different types है जिसको हम देखेंगे. These value addition bring the resources to develop and usable state. मतलब हम ये यूज को रिसोर्सेज को अपनी ऐसी स्टेज में लेके आए कि वो हमारे लिए यूजफुल साबित हो. तो ये चीजें थी इसमें. नेक्स्ट हम देखते हैं. अच्छा, ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. द रिसोर्सेज हैव लीगल, एथिकल एंड एस्थेटिक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नॉन यूटिलिटरी एंड रिसोर्सेज, यूटिलिटेरियन रिसोर्सेज, सॉरी फॉर दैट. तो ये हमने देखा कि किस तरीके से रिसोर्सेज का जब तक हम यूज ऐसे चीज नहीं कर लेते, कोई यूजफुल चीज नहीं बना लेते, तब तक जो हमारी रिसोर्सेज है दैट इज नॉट बेनिफिट फॉर अस, है ना, जब तक उसका कोई हम यूटिलाइजेशन ना कर ले. ये है फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज के फीचर्स क्या है? ठीक है, फीचर्स में कौन सी चीज को हम कहेंगे रिसोर्सेज है? तो वो ऐसी चीज जो इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू यूजफुल थिंग्स. ऐसी चीजों को हम रिसोर्सेज में रखेंगे जो कोई यूजफुल प्रोडक्ट बना पाए. ठीक है, यूजफुल, उसका कोई यूज हो. ठीक है, अगर किसी का यूज ही नहीं हुआ है, रिसोर्स है वो तब भी, बट उसका कोई यूज ही नहीं है. अगर फॉर एग्जाम्पल वाटर है बट वो पीने लायक ही नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं है, है ना. एयर है बट ऐसी हवा है जो हम वी कैन नॉट इनहेल,
तो उसका कोई यूज ही नहीं है। सो दिस इज द थिंग, अगर कोई भी चीज है तो उसकी यूजफुलनेस हो तभी वो एक रिसोर्स के तौर पे, जैसे बोलते हैं रिसोर्स पर्सन है ये। रिसोर्स पर्सन मतलब वो उसकी कोई ना कहीं हेल्प कर रहा है किसी की, ठीक है, तो वो होगा। It should exist in sufficient quantity to be exploited for use. Sufficient quantity में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत कम quantity में तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा, ठीक है। It should have been certain properties, उसकी कुछ properties होनी चाहिए। और जिसमें थोड़ी प्रॉपर्टीज होती है उसकी तो वैल्यू होती है, जिसमें कोई प्रॉपर्टीज ही नहीं उसकी वैल्यू ही नहीं है कोई, ठीक है। फिर हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, रिसोर्स तो है हमारे पास बट कौन कौन से फैक्टर्स हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं रिसोर्स को बनाने के लिए, है ना। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव एंड वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना है ही नहीं तो शायद उधर की रिसोर्सेज भी इतनी यूज नहीं होगी, ऑफ कोर्स यस ना। जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी अच्छा है, वो डेवलप कंट्रीज, तो वहाँ की रिसोर्सेज भी तो यूज होगी ना, तो इट्स डिपेंड अपॉन दैट। और उसकी इफेक्ट, उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है ना। तो फर्स्ट है स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। द टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन स्किल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल फॉर एन इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करती है। हमारे पास रिसोर्स है पर टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो हम उसको कैसे यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इट वॉज द प्रोसेस दैट सेटरेट एग्रीकल्चर और फार्मिंग ऑफ लैंड टू अ फिक्स लोकेशन एंड ऑल्सो डेवलप। देखिए हर चीज में जब तक स्किल्स और टेक्नोलॉजी नहीं लग जाती तब तक उसका कोई भी यूटिलाइजेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसमें कॉस्ट, the cost involved in development, extraction and transportation from the most critical components affecting the use of resources। उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल उसको बनने में ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल डायमंड है, एक्सट्रैक्शन तो किया बट उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि हर कोई खरीद नहीं सकता, है ना, ठीक है। मिनरल रिसोर्स है हमारे लिए, हमारी, ठीक है, गोल्ड डायमंड, बट उसका एक्सट्रैक्शन से करने में एंड उसकी सारी चीजों में उतना ज्यादा कॉस्ट बियरिंग हो जाता है दैट मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी, द मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ गोल्ड और अ डायमंड ornaments. This is the thing. Third point is transportation and communication. So many areas on the earth are inaccessible. Transportation, communication play an important role. See, हमारे पास resources है, but we do not have the transportation facilities. So we cannot transport the resources from here to there. So transportation facilities should be there if you want to transport your resources. Then fourth point is adequate deposits. You have the deposits of the resources. ठीक है, अगर आपका उसका यूज करना है तो आपके पास उसके पास डिपॉजिट्स भी होने चाहिए उसके। रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड कमर्शियली ओनली इफ द एडिक्वेट डिपॉजिट्स ऑकर एट द प्लेस। फॉर एग्जांपल हमने छोटा नागपुर प्लेट्यू सबने नाम सुना होगा, ठीक है, झारखंड साइड, जहाँ पे काफी रिसोर्सेज मिलते हैं। वो जाना ही अपनी काफी मिनरल्स और काफी रिच मिनरल्स वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। सो वहां पे ना काफी अच्छे डिपॉजिट्स है ऑफ डिफरेंट मिनरल्स के, ठीक है, तो आपके डिपॉजिट्स होना भी जरूरी है, ओके। देन फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिफ्थ पॉइंट, ऑल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। It is the industries which makes resources from raw material turn into fine useful product. Industries तो है कि जो उस प्रोडक्ट को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज कर पाती है, ठीक है। विदाउट इंडस्ट्री इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट एनीथिंग, है ना। वो यूजफुल प्रोडक्ट में कैसे, देखो पहले भी के टाइम पे लोग पेन से लिखते थे, वो एक शाई होती थी, ठीक है, बट लोगों ने देखा कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग वो कैरी करना और उससे लिखना इट इज नॉट इजी फॉर एवरीवन, तो उन्होंने पेन का आविष्कार हुआ, पेन बनाए। इंडस्ट्रीज में तो बनी ये सारी चीजें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, पहले स्मॉल स्केल पे फिर धीरे धीरे अपनी इंडस्ट्रीज ग्रो करते हैं इस चीजों को लेकर। तो इंडस्ट्रीज भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिसोर्सेज के डेवलपमेंट को लेके, ठीक है। टाइम ऑल्सो, हर चीज का टाइम इंपॉर्टेंट है ना। The value of resources can change with time to time, है ना, टाइम टू टाइम उस रिसोर्सेज की वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले के टाइम पे क्या होता था, मिट्टी जो है वो इजीली एसेसिबल होती थी, है ना,
एक ऐसी चीज होती थी, हर कोई चीज मिट्टी से ही बनती थी, चाहे वहां के बर्तन हो, कुछ भी हो, मिट्टी से ही बनते थे, ठीक है। बट आज के टाइम पे मैंने देखा है कि लोग मिट्टी गमलों के लिए स्पेशली खरीदने जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे वो जो नेचुरल रिसोर्स हुआ करती थी वो भी लोगों को अवेलेबल नहीं होती। जैसे लकड़ियां होती थी पहले, ऐसी कहीं गिरी होती थी, है ना। बट आज के टाइम पे वो लकड़ियां भी लोग खरीद के लेके आते हैं कि हमें अगर सर्दियों में जलाने के लिए चाहिए। तो ये चीजें आजकल टाइम टू टाइम रिसोर्सेज का भी चेंज हो गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न इंग्लैंड यूएसए यूज पाइन tar and tall timber for construction of house and develop settlements. With changes over the time, the resources are used by English naval ship. देखिए, of course, हमारे पहले के टाइम पे घर ही समझ लो आप कि कैसे बने जाते थे, कच्चा हाउस टाइप का, जो हमने पढ़ा है कच्चा हाउस पक्का हाउस, कच्चे हाउस हुआ करते थे। आज के टाइम पे टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज करके अब चीजों का रिसोर्सेज, डिफरेंट रिसोर्सेज आ गए हैं। पहले के टाइम पे उतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी तो लोग उस रिसोर्सेज का यूज करके घर बनाते थे। आज के टाइम पे सीमेंट से लेके डिफरेंट आजकल मिनरल्स आ गए हैं जो आपके घर को काफी प्रोटेक्ट एंड सारी चीजें करता है। तो हम वो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, नॉट द जो पहले हम यूज किया करते। तो ये टाइम के अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज हैव टू बी चेंज। थर्ड, नेक्स्ट हम बात करते, हमने ये चीज देख ली फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट होंगे, है ना, जिसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, डिपॉजिट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टाइम। ये चीजें इफेक्ट करते हैं रिसोर्सेज को बनने में या उनका एकदम अपफॉल और डाउनफॉल लाने में, है ना। काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, देखिए काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड होते हैं आपके बेस ऑफ ओरिजिन पे, ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। इफ द ह्यूमन बीइंग्स हु हैड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज टू द यूजफुल, देखिए सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएंगे इसमें। मैं अलग कलर्स, आई विल यूज अ डिफरेंट कलर सो दैट बाय आप लोगों को ये दोनों को डिफरेंस क्लियर हो। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स। Which resources I am talking about? Natural resources. The word suggests natural means अपने आप naturally कोई चीज वो बनना, ठीक है। These are the gifts of nature. इसको हम gifts of nature बोलते हैं, ठीक है। Are found useful for making life of human beings comfortable and worth living, ठीक है। ये आपकी ऐसी रिसोर्सेज होगी जो आपकी कहीं ना कहीं आप एक तो नेचर से मिली है, फ्री गिफ्ट है, एक तरीके से नेचर का गिफ्ट है आपको, ठीक है। जिसमें हम बायोटिक और अबायोटिक चीजों को पढ़ते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक चीजों को, ठीक है। जिसमें बायोटिक रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज होती है, ऐसी रिसोर्सेज जो लिविंग है, दैट द थिंग्स, द रिसोर्सेज विच आर लिविंग, ठीक है, वो बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ऑल आर बायोटिक रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। अबायोटिक रिसोर्सेज में दैट आर नॉन लिविंग थिंग्स रिलेटेड टू आयरन, ओर, है ना, सॉइल, गोल्ड, डायमंड, मिनरल्स, कॉपर, जिंक, एवरीथिंग जिनका जो नॉन लिविंग है वो अबायोटिक में। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होंगे? These are the human being who made the valuable through education. देखिए ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है अपनी कंट्री के लिए। ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स अगर पढ़ेंगे ही तो वो एक रिसोर्सफुल पर्सन अपनी कंट्री के लिए बन पाएंगे। विदाउट एजुकेशन इट इज नॉट पॉसिबल। ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस लेने से तो ही वो एक रिसोर्सफुल पर्सन कहलाएंगे। ये सारी चीजों अगर आपने ले ली तो यू आर ऑल्सो बीन अ ह्यूमन रिसोर्स फॉर आवर कंट्री। अगर आप अच्छे से अपनी रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट कॉमन एज वेल एज यूजफुल रिसोर्स फॉर अ कंट्री। हमारी कंट्री के लिए काफी अच्छी रिसोर्स के रूप में ये है। रिसोर्सेज डू नॉट मेयरली मीन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द एरिया बट द हाउ द नंबर ऑफ, जितने लोग एजुकेशन, नॉलेज डेवलप किया है, ये सारी चीज बताती है कि आपके कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स कैसी है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब लोग कैसे हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों में स्किल्स है कि नहीं है, लोगों में ट्रेनिंग है कि नहीं है, लोग किस तरीके से ये चीजों को देख पा रहे हैं, तो वो चीजें इससे पता चलती है, ठीक है। देखिए ये जो चार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए आपके कभी भी एग्जाम्स में कभी भी आए, यू कैन ड्रॉ दिस चार्ट। आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ भी पूछ लिया आपसे, रिसोर्सेज का ही कुछ पूछ लिया, व्हाट इज रिसोर्सेज एक्सप्लेन ब्रीफली या कुछ भी, आप ये चार्ट याद करिए। देखिए मैं आपको इजी तरीके से जितना पढ़ा है ना इसमें रिकैप हो जाएगा। रिसोर्सेज दो टाइप के, नेचुरल, मैन मेड, ठीक है। नेचुरल जो नेचुरली मिल रहे हैं, हमने बायोटिक, अबायोटिक पढ़े, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग बोलते हैं, बायोटिक लिविंग एंड अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग।
ठीक है, तो इसमें ये अब आगे देखेंगे रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, ये जस्ट मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल में जो चीज रिन्यू हो सकती है, ठीक है, वो अगर खत्म भी हो जाए तो फिर से आ सकती है, जैसे सनलाइट है, वाटर है, ठीक है, ये सारे क्या है, जैसे आजकल जितनी भी एनर्जीज यूज होने लगी है, जो गवर्नमेंट आजकल बहुत ज्यादा वो दे रही है, वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करने के लिए, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल तो क्या है, वो एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए, हम उनको वापस नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये चीजें इसमें है। ओके, नेक्स्ट बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी जो अभी हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्स एंड सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। Renewable resource are those resource which can renew after use. renew मतलब समझ रहे हो, फिर से आ जाना, renew कर देना, तो नहीं, ये प्लान जैसे आप मोबाइल डाटा यूज करते हो, आप बोलते हो ना रिन्यू कर दो इस प्लान को, रिन्यू मतलब फिर से ले आओ, है ना। अगर वो प्लान नहीं अभी वैलिड में, तो कहेंगे अभी ये प्लान रिन्यू नहीं हो सकता, है ना, तो रिन्यू मतलब फिर से आ जाना। दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, वो कभी खत्म नहीं होते। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, हमारे एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, है ना, खत्म नहीं हो। फॉर एग्जांपल आपने एक पेड़ काट भी दिया, ठीक है, तो दूसरा उग भी जाएगा, है ना, तो ये इस तरीके से। तो इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं आजकल के। देखिए इसमें क्या बोले, सम ट्रीज ऑल्सो मे टेक लॉन्गर टाइम टू ग्रो। देखिए ऐसे कुछ ट्रीज है जो जैसे अभी मैंने बताया कुछ टाइम लेते हैं ग्रो करने में। फॉर एग्जाम्पल 50 to 200 ईयर्स भी लेते हैं ग्रो करने में, है ना, और आप देखिए उनको एक बारी में काट देते हैं, है ना। दैट इज द थिंग कि आप लिविंग हो तो प्लांट्स ऑल्सो बीन अ लिविंग थिंग, वो भी लिविंग थिंग है, वो उनमें भी जान है, उनको आप काट देते हो। सोचो अब आप बोलेंगे कि जो अगर आप खुद समझ सकते हैं, आपको इतना हल्का सा कट लग जाता है तो हाउ मच पेन यू आर फीलिंग। सो द सेम पेन is felt by the plants, animals if you cut. So ये इसका मतलब सिर्फ इतना था कि आपको पता चले रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, द रिसोर्स जो रिन्यू हो सके, फिर से हो सके, ठीक है। और इसका जो है वो आपके जितने भी वाटर, है ना, एयर, ठीक है, आपने खुद ही देखा होगा आज के टाइम पे सोलर पैनल्स लगे हैं हर जगह, सोलर एनर्जी का यूज हो रहा है, विंड एनर्जी का यूज हो रहा है ना, टाइडल एनर्जी का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये कभी विंड कभी खत्म हो सकती है कि आज हवा चलनी बंद हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। एयर या फिर आप कह सकते टाइडल, टाइड्स जो लहरें समुद्र में होती है वो कभी बंद हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए इनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रखा गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अब इसी का उल्टा हो जाएगा, दैट कैन एग्जॉस्टेड आफ्टर द यूज, लाइक कोल, पेट्रोलियम, ये लिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है। अब कोल है एक हमारी जमीन के नीचे ही तो है, ऐसा तो नहीं है ना वो बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, ऐसा तो नहीं है ना। अब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कोल हमारी अर्थ के अंदर बरीड है। अब ये तो नहीं है कि वो डे बाय डे उसका कोई इंक्रीमेंट हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं। अब और हम निकालते जा रहे हैं, इसलिए तो आजकल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज्यादा कर रही है, ताकि उनका कोल, पेट्रोलियम ये शिफ्ट हो पाए टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये चेंजेस इस बार हुए हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन यूटिलिटी, देखिए अब क्या क्या चीजें इसमें, देखिए दो एग्जांपल्स भी यहाँ लिखे, विंड एनर्जी एज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड कोल एनर्जी इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आई होप क्लियर होंगे आपको। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, बेस्ड ऑन यूटिलिटी। बेस्ड ऑन द यूज ऑफ यूटिलिटी मतलब उसका कैसा यूज है, रिसोर्सेज क्लासिफाइड इनटू एनर्जी रिसोर्स एंड रॉ मटेरियल। एनर्जी रिसोर्सेज में क्या आएंगे, कोल, गैस, पेट्रोलियम, वाटर, पावर एंड इवन सर्टेन मिनरल्स है, यूरेनियम आर यूज्ड टू जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी बनाने में यूज हो रही है ना ये सब चीजें। कोल है, कोई ना कोई कोल का आपने प्लांट्स देखे होंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बनने में यूज हो रहा है। पेट्रोलियम का कहाँ यूज हो रहा है ना एनर्जी, आपके व्हीकल्स किससे चल पा रहे, कोल पेट्रोलियम से चल पा रहे हैं ना। आजकल यूरेनियम्स भी यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो ये एनर्जी रिसोर्सेज है। वाटर भी हमारे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज होते हैं, है ना। आपने बड़े बड़े डैम्स देखे होंगे जिसमें इलेक्ट्रिक जनरेशन होती है। तो ये एनर्जी रिसोर्सेज है। फिर हम बात करें रॉ मटेरियल्स की। रॉ मटेरियल्स में क्या आ जाएंगे, मिनरल्स, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा फ्रॉम रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। इन सब चीजों से हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, है ना। एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल इकट्ठा किया तभी तो वो फाइनल गुड्स में बना, ठीक है। मिनरल्स क्या है, वो रॉ मटेरियल्स है, अब उसका कोई यूज थोड़ी ना। फॉर एग्जांपल मुझे डायमंड मिल गया,
ठीक है, उसका कोई यूज है जब तक मैं उसको परफेक्टली जो जिसमें मुझे चाहिए, जिसके लिए वो बना है, उसके ऑर्नामेंट्स नहीं बना लेती है ना, तो उसका तब तक कोई यूज नहीं है। तो वो एज अ रॉ मटेरियल ही है। मिनरल्स हो गए, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, ये सारी चीजें। इवन कोल पेट्रोलियम, हाँ कोल पेट्रोलियम भी क्या है, रॉ मटेरियल है। जब तक उसको हम वो नहीं कर देते, एक एनर्जी रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं कर देते, ठीक है, ये चीजें। फिर हम पढ़ते हैं बेस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे रिसोर्सेज डिवाइड होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने रिसोर्सेज की जितनी चीजें देखी है क्लियर हो गई। एनर्जी रिसोर्स क्या होती है, रॉ मटेरियल। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल क्या होती है। फिर हमने नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए दो टाइप की रिसोर्सेज है, कोई भी पूछ सकता है, नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स। देन फिर हमने देखा कि किस तरीके की चीजें फीचर्स होते हैं हमारे रिसोर्सेज के। फिर ओनरशिप में क्या चीज आएगी, इंडिविजुअल, ठीक है। सेकंड इज कम्युनिटी ओन, नेशनल, इंटरनेशनल। रिसोर्सेज किसने ओन की हुई है, ओनरशिप मतलब किसके अंडर आती है, ठीक है। जैसे आपका स्कूल है या कोई भी घर है, पूछ लो ओनर कौन है, आपका घर का ओनर कौन है ना, तो जिसका ये घर है। तो अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज में क्या आ जाएंगी, जो इंडिविजुअल है, these resources are privately owned by the individual or the small group, land owner of an individual, a family or a group people organized in a company। इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है, जो इंडिविजुअल जिसका ओनर हो। जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मैं इस घर की ओनर हूँ, तो मैं इंडिविजुअल हूँ ना, इंडिविजुअल रिसोर्सेज के तौर पे हुई, ठीक है। फिर कम्युनिटी मतलब जो एक कम्युनिटी ने पूरा ओन किया हुआ है कोई रिसोर्स को, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे जो पब्लिक पार्क्स होते हैं या कोई प्लेग्राउंड होते हैं, ये सारी एक लिखा होता है ना कि ये इस कम्युनिटी के लोगों ने किया है, या कभी कभी ऐसे होता है, तो वो कम्युनिटी ने ओन किया है, तो वो कम्युनिटी रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे, दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। नेचुरल नेशनल रिसोर्स, नेशन के लिए, पूरे हमारे इंडिया के लिए, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ने ओन किया है वो है हमारे गवर्नमेंट रिसोर्सेज और नेशनल रिसोर्सेज। In the past, all the land, water and other natural resources are considered to be owned by the sovereignty king। पहले किंग्स वगैरह के अंडर होते थे ये सारी चीजें। यहाँ तक कि आज के टाइम पे भी हमारे रेलवेज हो गया, है ना, इरिगेशन, रोड्स, बिल्डिंग, ये सब गवर्नमेंट के अगर कंट्रोल में है तो वो नेशनल रिसोर्सेज के उसमें आ गए। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, इंटरनेशनल मतलब these resources are owned by international institutions, है ना। इंटरनेशनल जैसे यूनाइटेड नेशंस ने ओन किया हुआ है कुछ, है ना, उनके उस अंडर में कोई चीज आ रही है तो वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होगी। तो ओनरशिप के बलबूते पे कितने रिसोर्सेज हैं, इंडिविजुअल, नेक्स्ट कम्युनिटी, नेक्स्ट नेशनल एंड लास्ट वन इज इंटरनेशनल। बियॉन्ड द टेरिटरी वाटर, एज स्टेटेड अर्लियर, ओशन आर ट्रीटेड एज ओपन। द ओशन रिजोर्ट, देखिए हमें ये सारी चीजें ना इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रोल करता है वो आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर। ओके, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज प्रोसीड्स इन स्टेजेस, इवन इन द लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आइडेंटिफाई। देखिए सबसे पहले रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, एक्सप्लॉइटेशन ही, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि वो रिसोर्सेज हम अपने फिनिश गुड्स में कैसे लेके आए, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है रिसोर्सेज का। आपने देखा है ना, ऐसी काफी रिसोर्सेज है जो अब मिलती ही नहीं है या वो इतनी रेयर हो गई है, तो उसके क्या होती है, जो चीज बहुत रेयर हो जाती है उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है फिर, है ना। अब देखते हैं हम पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है, रिजर्व क्या है, ये तीन चीज के बारे में हम देखते हैं। ओके, पोटेंशियल रिसोर्स, इट इज द टोटल quantity of a particular minerals or resources found in a existing nature। कितनी रिसोर्सेस एक उसमें मिल रही है उसकी, ठीक है, ठीक है, क्वालिटी उसकी, ठीक है, वो हमारी पोटेंशियल रिसोर्सेस में आ गए। फिर एक्चुअल रिसोर्सेस में क्या आएगा, these resources are those that have been served and their reserves properly determined, जिसके बारे में हमें एक्चुअली पता है,
ठीक है, कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज, देखते हो ना आपके सेंसस या कहीं पे जब ऐसे रिपोर्ट्स आती है तो उसमें लिखा होता है इंडिया में कौन से रिसोर्सेज की कितनी परसेंटेज है और कौन से स्टेट में वो रिसोर्स आपको मिलेगी, या कोई मिनरल्स, ठीक है। ये हो गए रिजर्व्स, हर रिसोर्सेज का रिजर्व्स बनाया जाता है, मतलब उसको रिजर्व में रखा जाता है। इन इट इज द पोर्शन ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड, जो आगे एक्सप्लॉइट होने के चांसेस है, एंड डेवलप इकोनॉमिकली इन स्टेट टेक्नोलॉजी मेक इट्स पॉसिबल टू कन्वर्ट रिसोर्सेज इनटू रिजर्व, उनके रिजर्व बना दिए जाते हैं, ठीक है। द रिसोर्सेज आर एक्चुअल डिपॉजिट फ्रॉम विच द विड्रॉल कैन बी मेड, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज प्रोसीड इन 3 स्टेज, देखो 3 स्टेज में रिसोर्सेज का होता है। पहले सर्वे करते हैं, फिर माइनिंग करते हैं, खुदाई, फिर उसका ओर बनता है ना। तो ये चीजें इसमें चीजें, फर्स्ट हम पढ़ते हैं रिजर्व, सर्वे उसका, सॉरी सर्वे क्या है, इट इज यूज टू एस्टैब्लिशमेंट द लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पहले लोकेशन तो पता करनी पड़ेगी ना, कहाँ पे वो रिसोर्स मिल रही है। सेकेंड इज माइनिंग, द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्स फ्रॉम अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड माइनिंग, जब जमीन के अंदर से रिसोर्सेज निकालोगे आप, ऑफकोर्स रिसोर्सेज आपको एक्सट्रैक्शन से तो मिलेगी ना, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज तो आपको मिल जाएगी, है ना, हवा पानी, है ना, बट बाकी अगर रिसोर्सेज आपने देखेंगे जमीन के नीचे ही तो मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर उसका और, मिनरल्स आर द कॉम्बिनेशन दैट फाउंड इन बेड्स ऑफ सीज, ठीक है, फिर आपको उसका और बनाना पड़ेगा। फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ओर्स डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ओके, देन हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, नेचुरल रिसोर्स के बारे में हमने काफी चीजें देख ली, काफी एक एक चीजें के ओनरशिप के बेसिस पे कैसे हो रही है, यूटिलिटी के बेसिस पे, बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी के बेस पे कैसे हो रही है। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है, ये एक ऐसी रिसोर्सेज है जिसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसके थ्रू आएगी, आपको ट्रेनिंग के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, बेटर हेल्थ के, बेटर एजुकेशन से, बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, ठीक है, ह्यूमन स्किल्स से। तो ये सारी चीजों से हमारी ह्यूमन रिसोर्स हो पाएगी अच्छी, ठीक है। हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ, ठीक है, हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ एंड ह्यूमन स्किल कैन बी यूज फॉर बेटरमेंट ऑफ द स्किल्स। तो ये चीजों से आपकी आई थिंक आई विल से दैट कि ह्यूमन रिसोर्स विल डेवलप। फर्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी, meaning the best way to do or make things, it is important to contributor to enhance productivity, productivity increase करने के लिए टेक्नोलॉजी का होना बहुत important है। सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, स्पेशली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, लाइक ये सारे इंस्टीट्यूशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रास रूट लेवल पे, पंचायत का, ठीक है। थर्ड इज स्टेबिलिटी एंड पीस होना, अंडर द कंडीशन टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ सिचुएशन वर्कर फील्स टू फ्री टू मूव अराउंड, ठीक है, ये होना इंपॉर्टेंट है, तभी तो उनका डेवलपमेंट हो पाएगा कि वो अपने आप को फ्री समझे एंड ये सारी चीजें। तो फिर उसके बाद फ्री मार्केट भी देना इंपॉर्टेंट है ना। इन द रिसेंट ईयर द इंडिया हैज ग्रेजुअली ओपन इट्स इकोनॉमी फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस, इट एक्सपोज द फार्मर एंड वर्कर्स टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड राइजिंग देयर प्रोडक्टिविटी। देखिए मार्केट को ओपन करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो एक ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो नई नई चीजें सीखेंगे, नई ट्रेनिंग सीखेंगे, नई स्किल्स सीखेंगे, सो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन, द टर्म कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट ओनली मीन देयर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, कंजर्व करना, अब इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिसोर्सेज है तो यू हैव टू कंजर्व इट फॉर योर फ्यूचर जनरेशन बिकॉज इट इज यूजफुल, ठीक है, इट इज यूजफुल फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, whether it is a natural resource, whether it is a renewable resources or non-renewable resources or any type of resources, it is important that we have to conserve it according to the needs of the future generations, ठीक है। So अब हम देखते हैं कंजर्वेशन डज नॉट प्रोहिबिट मैन फॉर मेकिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट रेदर डिमांड्स मैन फॉरसी द यूज ऑफ रिसोर्सेज वाइजली, हम उसको वाइजली यूज कर पाए, ठीक है, ये चीज उसमें बताई है कंजर्वेशन में कि हमें उनका कंजर्व करना भी इम्पोर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसी डेवलपमेंट जो हमारी फ्यूचर जनरेशन को इफेक्ट ना करे, ऐसा ना हो आज के टाइम पे हम इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा लगा दें,
तो बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन कर दे ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ चीज़ें ही ना बचे। ऐसा तो हमें नहीं करना, ठीक है। यही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है, ठीक है। फिर हम बात करने वाले हैं हमारी नेचुरल रिसोर्सेज एसेंशियल एंड नीड टू रिजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये इंपॉर्टेंट अभी हमने लाइन डिस्कस की कि नेचुरल रिसोर्सेज का इम्पॉर्टेंट है कि उनका कंजर्व होना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन जो मैन, प्लांट्स, एनिमल्स, एनवायरमेंट का था, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको कंजर्व करना। वो एक बार खत्म हो गए तो इट इज वेरी, क्योंकि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेड हैं, है ना, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, सब कोई, ठीक है। उनका अगर कहीं ना कहीं पे इंस्टेबिलिटी हुई तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे, दिस इज द लास्ट पॉइंट विच वी नो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या किया था, टुडे अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लोबल इश्यूज कंजर्वेशन, आज के टाइम पे हर चीज की कंजर्वेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उस टाइम पे 2002 में भी मीटिंग हुई थी साउथ अफ्रीका में, जिसमें ये बात किया था, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसी डेवलपमेंट जो मैंने अभी बताया ना, जो हमारे फ्यूचर जनरेशंस को ध्यान में रखते हुए किए जाए, कि ऐसी डेवलपमेंट ना हो कि आज जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन सफर करे। तो यूनाइटेड नेशंस ने काफी चीजें इसमें इंक्लूड की कि हमने हमारे कुछ गोल सेटअप किए उसमें, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये बात किया, देखिए इसमें लिखा भी है, यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर द फर्स्ट अर्थ समिट कब हुई थी, 1992 में, रियो में, ब्राजील में हुई थी। इट्स थीम ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, उस टाइम उनकी थीम क्या थी, इन्वायरमेंट और उसकी डेवलपमेंट करना। द कॉन्फ्रेंस टर्न इनटू द लार्जेस्ट कंसिडरेशन ऑफ वर्ल्ड लीडर्स, उस टाइम पे काफी लोगों ने इस पे बढ़ चढ़कर दिया। इनका मेन पर्पस क्या, आज के टाइम के जो इश्यूज है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है, इनको सॉल्व करना, ठीक है। आज के टाइम पे एयर पॉल्यूशन ले लीजिए, वाटर पॉल्यूशन ले लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग ले लीजिए, डिफॉरेस्टेशन ले लीजिए, ये इनके मेन टॉपिक है जिसमें यूनाइटेड नेशन हर समय बहुत नजर रखता है, और जो इनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी ये करता है। तो ये इस पे बताया गया है कि हमें ये सब चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को काफी अच्छा लगा हो, पढ़ने में अच्छा लगा हो, और सारी चीजें एक एक करके क्लियर हुई होगी। जिसमें मैं आपको रिकैप भी दे देती हूँ, जिसमें हमने क्या क्या चीजों के बारे में देखा। पहले रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्या है, जिसकी कोई वैल्यू है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस है ना, जो हमारे लिए बेनिफिटेड है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो मैन मेड हो या ह्यूमन बीइंग्स हो, ठीक है। फिर हमने देखा फीचर्स कैसे है, ठीक है, रिसोर्सेस कौन सी होती है जिसकी कोई यूजफुलनेस हो, ठीक है। फिर उसकी क्या क्या फीचरिंग्स होती है। फिर हमने देखा किस तरीके से रिसोर्सेज को डिवाइड किया जाता है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड्स, एंड फिर हमने सारी चीजों को क्लियर किया, ठीक है। सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर, आप लोगों को अच्छा लगा हो ये चैप्टर पढ़ के, एंड एक एक चीजें आप लोगों की क्लियर होगी, ठीक है। नहीं भी हुई तो एक और बार इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, तो आई होप कोई डाउट नहीं रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, आई विल म्यूट यू in your next class and next video. Thanks for watching.